हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आज जो हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, वीडियो दे रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट से है, प्रत्यावर्ती धारा से है। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है, फिर भी आप ध्यान देंगे। आप लोगों ने IRMS और I0, तो जो IRMS हमारी है, ये हमारी कौन सी धारा है? इसको हम लोग धारा का वर्ग माध्य मूल मान बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। और ये जो हमारा है I0 है, इसको हम लोग बोलते हैं पीक वैल्यू, शिखर मान। इसी को हम लोग धारा का अधिकतम मान भी बोलते हैं। ये जो वैल्यू हमारी है ये मैक्सिमम वैल्यू भी है, यही मैक्सिमम वैल्यू भी है, यही पीक वैल्यू भी है। तो शिखर मान, अधिकतम मान, यही करंट का एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, यानी धारा का अगर आयाम कह देते हैं, धारा का शिखर मान कह देते हैं, धारा का अधिकतम मान कह देते हैं, या इसी में कह देते हैं कि वास्तविक मान, रियल वैल्यू ऑफ करंट। कि जितनी चीजें पूछी जा रही है वो सब इसके लिए है, इसके लिए है, यानी I0 के लिए है। अच्छे ध्यान रखिएगा। और ये जो वैल्यू दे रखी है IRMS, इसको ध्यान देंगे थोड़ा सा यहाँ पर। ये जो IRMS हमारा है, ये हमारा होता है आभासी मान, वर्चुअल वैल्यू या अपैरेंट वर्चुअल करंट बोलते हैं, यानी कि ये आभासी मान होगा। यानी कि हमारे घरों में जो अमीटर या वोल्ट मीटर लगे रहते हैं, तो अमीटर में जो रीडिंग आती है वो हमारी कौन सी होती है? RMS रीडिंग होती है। या वोल्ट मीटर जो रीडिंग हमको शो कर रहा होता है वो भी हमारी RMS रीडिंग होती है। ये अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये जो दोनों क्वांटिटीज हैं, हाउ रिलेटेड टू ईच अदर, IRMS इज इक्वल टू I0 बाई रूट 2। इसका प्रूफ भी पूछा जाता है, और इसी से प्रूफ से ही रिलेटेड हम आपको एक क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड आस्किंग क्वेश्चन है। उसको देखें कैसे करेंगे। क्वेश्चन सुन लेंगे ध्यान से। क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा कुछ समय के लिए निम्न समीकरण द्वारा दी जा रही है। I बराबर दिया है, I बराबर है I0 T अपॉन टाउ दी गई है, और ये कह रहे हैं कि T बराबर 0 से T बराबर टाउ तक समय के लिए इसकी वर्ग माध्य मूल मान निकालना है। यानी कि धारा का हमें वर्ग माध्य मूल मान निकालना है। तो प्रोसेस जैसे इसको सॉल्व करते थे एकदम उसी तरह से करेंगे। हम लोग जब इसमें करते थे तो आपके पास जो धारा की इक्वेशन होती थी वो I बराबर I0 sin ओमेगा t करते थे। तो यहां पर जो ये IRMS है, पहले समझ लेंगे। ये जो IRMS है ये क्या है? प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरे चक्र के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरे चक्र यानी कंप्लीट साइकिल के लिए धारा के वर्ग के औसत मान, यानी कि जो करंट हमारी होगी, क्योंकि उल्टे मतलब करंट बढ़ भी रहेगी, नेगेटिव घटेगी भी, बढ़ेगी घटेगी, इस तरह से हम क्या करते हैं उसका एवरेज निकालते हैं। अब चूंकि इसमें धारा का नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से नेगेटिव वाला टर्म आपका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा I स्क्वायर, और उसका चूंकि औसत वैल्यू निकालनी है, क्या लगा देंगे 12।
तो धारा का वर्क किया और वर्क करने के बाद क्या करेंगे, उसका हम औसत मान निकालेंगे, उसको रिप्रेजेंट किया हमने इससे, और फिर इसके बाद क्या लेना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो ये जो वैल्यू हमारी है वो हमारी किसके बराबर होगी, IRMS के बराबर होगी। इसका मतलब ये पक्का हो गया कि IRMS अगर हमें निकालना होगा तो पहले हमें क्या करना होगा, जो धारा दिया होगा उसकी वर्ग का औसत मान निकालना होगा और उसके बाद उसका हमें वर्गमूल करना होगा कंप्लीट साइकिल के लिए। तो वही काम आपको यहाँ करना है इस क्वेश्चन में, जैसा क्वेश्चन दे रखा है। तो जरा देख लेंगे कैसे परफॉर्म करेंगे इसको। आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, लिखाना है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे I स्क्वायर बार पूरे चक्र के लिए है, समय दे रखा है इन्होंने पूरा कंप्लीट, है ना। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से टाउ के लिए, 0 से टाउ के लिए, और धारा का वर्क कर देना है, और यहां पर यूज करेंगे हम dt। और चूंकि औसत मान निकालना है इसलिए इसको 1/टाउ से डिवाइड भी करेंगे कंप्लीट साइकिल के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्क्वायर ऑफ दिस वन, so that is 1/tau limit 0 to tau I naught, that is I naught t upon t and square of it dt। इसका स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 1/tau 0 to tau, this is I naught square, this is t square upon tau square into dt। Here I naught and tau square are constant, take common here, इनको बाहर ले लीजिए, तो 1/tau और ये tau square और बाहर आएगा, I naught ऊपर बाहर आएगा, I naught square, और अंदर बचता है 0 to tau, और ये होगा t square dt। अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, क्योंकि आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, अकॉर्डिंग टू विच सो I स्क्वायर बार इज इक्वल टू 1/tau क्यूब I naught and that is t cube by 3, and this is 0 to tau. This is lower limit and this is upper limit. So here I naught square upon tau 3, यहाँ पे पहले अपर लिमिट रखेंगे, ये हो जाएगा tau क्यूब अपॉन 3 माइनस 0। This tau cube and tau cube cancel out, so this is I naught square अपॉन 3। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, I स्क्वायर बार यानी कि आपने धारा के वर्ग का औसत मान निकाल लिया, औसत मान आपने निकाल लिया है। तो करना क्या है, आपको IRMS चाहिए। IRMS क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट लेना होगा। स्क्वायर रूट लेने के लिए ये वैल्यू क्या है, I naught स्क्वायर बाई 3 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी I naught बाई √3। तो कोई जरूरी नहीं है कि IRMS की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन हो दें, वो इक्वेशन अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। तो ये प्रोसेस जो आपका है वो उसी तरह से फॉलो करना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग IRMS और I0/√2 के रिलेशन को हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। और देखेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ निकालें। और जो सर्किट हमारे सेपरेट होते हैं, जैसे परिपथ में केवल रेजिस्टेंस लगा है, नंबर 2 परिपथ में केवल प्रेरकत्व लगा है, नंबर 3 परिपथ में केवल संधायक जुड़ा है। तो ये अच्छे से ध्यान रखना है आपको। जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध होगा तो उस केस में V और I का जो रेशियो होता है वो R के बराबर होगा,
और वो वैसे ही ट्रीट होगा जैसे कि हमारा जनरल सर्किट होता है, जो डीसी सर्किट होता है। मगर अगर यही प्रेरकत्व या संधारित्र अकेले अगर किसमें जोड़े जाते हैं, अल्टरनेटिव सर्किट में जोड़े जाएंगे, प्रत्यावर्ती धारा में जोड़े जाएंगे, तो ये अच्छे से ध्यान रखना है आपको कि जब सर्किट में केवल प्रेरकत्व लगा होगा, केवल प्रेरकत्व जब लगा होगा, तो इस केस में ध्यान रखना है कि जो V और I का जो रेशियो होगा वो हमारा R के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध के रूप में कौन काम कर रहा है, प्रेरकत्व काम कर रहा है, इंडक्टर काम कर रहा है, प्रेरक काम कर रहा है। इसलिए यहाँ पर इस प्रतिरोध को हम सीधे प्रतिरोध न कह करके एक नया नाम देंगे, उसका नाम होगा प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात या इसी को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस इसको बोलते हैं। और इसका रिप्रेजेंटेशन है एक्सएल, और एक्सएल जो हमारा होता है वो ओमेगा एल के बराबर। इसका प्रूफ भी है, आप अच्छे लगे लगता है वीडियो अगर आपको तो आप बताइएगा, तो मैं इसको आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। जब सर्किट में वोल्टेज यानी कि प्रेरकत्व लगा होता है, उस केस में जो वोल्टेज होता है वो धारा से क्या होता है, 90 डिग्री लीड करता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर प्रत्यावर्ती परिपथ में जो वोल्टेज है वो धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी है, तो परिपथ की प्रकृति क्या होगी, सर्किट का नेचर क्या होगा। तो आप इजीली आंसर दे सकते हो, योर आंसर विल बी सर्किट विल बी प्रेरकी यानी कि इंडक्टिव होगा, यानी कि परिपथ में प्रेरकत्व लगा होगा। और यही अगर इसका अपोजिट दिया हुआ है कि परिपथ में अगर वोल्टेज 90 डिग्री पश्चगामी है धारा से, तो उस केस में हमारा परिपथ में क्या लगा रहा होगा, संधारित्र लगा होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। एक चीज और ध्यान रखना है, क्योंकि जो एक्सएल हमारा होता है वो 2πfl के बराबर होता है, तो अगर हम एक्सएल और एफ के बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ हमको एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। ये भी ध्यान रखना है आपको। एक्सएल और एफ के बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो हमको क्या होगा, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। और अगर हम इसी प्रेरकत्व को किसमें जोड़ दें, जाकर के अगर हम जोड़ दें किसमें, डीसी परिपथ में जोड़ दें, तो जो दिष्ट धारा परिपथ होता है उसकी जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। तो जब उसकी आवृत्ति शून्य हो जाएगी, एफ 0 हो गया, इसका मतलब प्रेरण प्रतिघात का मान शून्य हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि घरों में अब जो भी इन्वर्टर लाइन होती है उसमें ज़्यादातर अप्लायंसेस हम इलेक्ट्राइज यूज करते हैं वो इंडक्टिव बेस होते हैं, जिनमें रजिस्टेंस बहुत ही कम ऑफर्ड हो। एलईडी वगैरह जो भी होते हैं ये सभी बहुत ही कम रजिस्टेंस के होते हैं और इंडक्टिव बेस होते हैं, तो ध्यान रखना है। तो जैसे इसी पे बेस अगर मान लेते हैं क्वेश्चन आता है, पहले उन्होंने कह दिया कि जो सर्किट में इंडक्टर लगा है एल, वो मान लिया कह दिया कि 5.5 हेनरी है, और जिस प्रत्यावर्ती स्रोत से ये जोड़ा गया है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मान लिया इन्होंने दे दिया कितनी, सपोज करिएगा 1000 हर्ट्ज दे दिया। जब इतनी फ्रीक्वेंसी दे दिया तो ये कहेंगे कि इसमें कितना अवरोध काम कर रहा होगा, कितना रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा होगा, या ये कह देंगे कितना प्रेरण प्रतिघात काम करेगा। ये जो प्रेरण प्रतिघात हमारा निकलेगा फिर आपने देखा ही है, एक्सएल बराबर हमारा क्या होगा, ओमेगा एल होगा, यानी इसको 2πfl के रूप में ऐसे हम दिखा सकते हैं। तो इसमें से f आप 1000 रख देंगे और l की वैल्यू जो है इसमें हम 0.5 रख देंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अभी जो हम अभी जानकारी दे रहे थे आपको IRMS और I नॉट के बारे में, तो उसमें जैसे उन्होंने क्वेश्चन में कह दिया कि एक प्रत्यावर्ती स्रोत में लगे अमीटर का पाठ्यांक, जैसे उन्होंने कह दिया कि वो 2 एम्पियर अमीटर का पाठ्यांक। तो अभी मैंने बताया था आपको कि जब परिपथ में प्रत्यावर्ती परिपथ में जो अमीटर हमारा होता है वो धारा का जो मान पढ़ता है वो कौन सा होता है, आभासी मान होता है। तो इसका मतलब ये पक्का हो गया कि ये जो तुमको वैल्यू दे रखी गई है ये हमारी कौन सी होगी,
IRMS वैल्यू होगी। और एक नंबर जो क्वेश्चन पूछेंगे तो कहेंगे इसके धारा का शिखर मान बताइए। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसी को वैल्यू देते हैं कि मीटर में रीडिंग पाठ्यांक यही है तो यही लिख दिया जाता है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है कि I नॉट निकालना है, यानी कि उसका अधिकतम मान निकालना है। तो हमारे पास रिलेशन है IRMS इक्वल टू I नॉट बाई √2, इससे वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये IRMS I नॉट से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक्सेल XC, जो एक्सेल के लिए वही XC के लिए है, बस थोड़ा अंतर ये है कि जो XC है वो किसके केस में होगा, कैपेसिटर के केस में होगा। ये C लगा हुआ है। अब यहां पर प्रत्यावर्ती परिपथ में संधारित्र लगा हुआ है, तो क्या होगा, ये संधारित्र के द्वारा जो प्रत्यावर्ती परिपथ होगा इसमें जो अवरोध कार्य करेगा उसका नाम हमारा क्या होगा, धारती प्रतिघात नाम रखेंगे। क्या नाम उसका होगा, धारती प्रतिघात होगा। और उसको XC को डिनोट करते हैं 1/ωc से, यानी कि 1/2 पाई FC, ये XC हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहां पे अगर यही जोड़ दिया था इसमें DC परिपथ में, अगर इसको DC में जोड़ देंगे तो DC की फ्रिक्वेंसी 0 होती है और XC क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो, बहुत ज्यादा रजिस्टेंस काम करेगा। इसीलिए संधारित्रों का प्रयोग जो होता है वो दिश धारा परिपथों में नहीं किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि उस केस में रजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, करंट की वैल्यू लगभग 0 है, कोई मतलब नहीं निकलेगा सर्किट में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसी में से ही कॉम्बिनेशन से बेस्ड जो रिजल्टेंट पोटेंशियल या करंट या इम्पीडेंस, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि ये LR सर्किट है आपका, तो ये जो LR सर्किट दिया हुआ है, मान लेते हैं इसके मध्य जो पोटेंशियल माने 12 वोल्ट दे दिया है, इसके मध्य जो पोटेंशियल दे दिया है वो माने 16 वोल्ट दे रखा है। और फिर इसमें ये कह दें कि जो करंट सप्लाई हो रही है मान लिया 2 एम्पियर दे दिया मान लिया इसमें, तो कहते हैं सबसे पहले पूछ लें कि टोटल पोटेंशियल बताइए, फिर इसका कुल प्रतिरोध बताइए। तो टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए V इक्वल टू फॉर्मूला अच्छे से जानते होंगे, VR² प्लस VL², यानी VR की वैल्यू रख देंगे और VL की वैल्यू दे रखी है, आराम से रख देंगे इसको। तो यहां से V आप फाइंड आउट कर देंगे। अब जो कुल प्रतिरोध पूछ रहे हैं, कुल प्रतिरोध के लिए Z इक्वल टू क्या होगा, सीधे सीधे V/I। परिपथ जब कभी भी प्रत्यावर्ती परिपथ में एक से ज्यादा जब हमारे क्या नाम है डिवाइसेस या कह लीजिएगा कि